आदाब नाज़रीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। UPATS की बड़ी कार्रवाई, मारूफ आलमदीन मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 4 अफराद को लिया हिरासत में। मुबैना गैर कानूनी तब्दीली मजहब मामले में मौलाना मुलव्विस यूपी के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी क्वाड समिट में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। वजीर खारजा NSA समेत एक आला सतही वफ्द भी हमरा। UNGA में खिताब के अलावा अमरीकी सदर और नायब सदर से भी मुलाकात करेंगे। गुजरात के कच्छ में बंदरा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम हीरोइन जब्त। बैनुल-अक़वामी बाजार में 21,000 करोड़ रुपए की हीरोइन चेन्नई के रिहायशी ने GST के लिए दिया था। विजयवाड़ा का पता, AP पुलिस ने की तफ्तीश। मुल्क में कोरोना के 26,964 नए मामलों की तस्दीक। पिछले 24 घंटों में 383 लोगों की हुई मौत, जबकि एक दिन में 34,000 से ज्यादा अफराद हुए सेहतियाब। आज दिल्ली कैपिटल और सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान T20 का होगा मुकाबला। गुज़िश्ता रोज राजस्थान रॉयल्स ने PBKS को शिकस्त दी थी। मुजफ्फरनगर के फुलत गांव से ताल्लुक रखने वाले मारूफ आलमदीन मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 4 अफराद कल रात से लापता है। मौलाना कलीम सिद्दीकी को UPATS ने हिरासत में लिया है और मुबैना गैर कानूनी तब्दीली मजहब मामले में मौलाना से पूछताछ हो सकती है। यूपी के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जानकारी दी है। ADG के मुताबिक मौलाना कलीम सिद्दीकी के मुबैना तौर पर उमर गौतम से रवाबित थे। फुलत के मशहूर मदरसे के मुंतजिम मारूफ इस्लामी स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी एक निजी प्रोग्राम के सिलसिले में कल रात मेरठ आए थे। रात 9 बजे मेरठ से फुलत रवाना होने के बाद से मौलाना और उनके साथ गाड़ी में मौजूद 3 साथियों का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। आप सभी अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश के ATS ने 20 जून 2021 को अवैध धर्मांतरण के गिरोह को संचालित करने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। ATS उत्तर प्रदेश ने इलेक्ट्रॉनिक और ग्राउंड सर्विलांस के साथ साथ सुदृढ़ सूचना तंत्र सक्रिय कर आसूचना को पुष्ट किया तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी, जो कि फुलत का रहने वाला है, द्वारा एक जामिया इमाम वजीउल्लाह नाम का ट्रस्ट इसके द्वारा संचालित किया जाता है और देश भर में सांप्रदायिक सौहार्द के कार्यक्रम की आड़ में भिन्न भिन्न प्रकार से लालच देकर अवैध धर्मांतरण का सिंडिकेट संचालित कर रहा है। यह भी तथ्य प्रकाश में आए हैं कि कलीम सिद्दीकी द्वारा अपना ट्रस्ट संचालित करने के अलावा तमाम मदरसों की फंडिंग भी करता है और जिसके लिए मौलाना कलीम को विदेशों से भारी धनराशि हवाला तथा अन्य अवैध माध्यमों से भेजी जाती है। मौलाना इन मदरसों की आड़ में पैगाम इंसानियत के संदेश देने के बहाने लोगों को जन्नत और जहन्नुम जैसी बातों का लालच और भय दिखाकर इस्लाम स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। यह भी तथ्य प्रमाणित हुए हैं कि उमर गौतम के पास से प्राप्त दस्तावेजों में जिन धर्मांतरित व्यक्तियों का ब्यौरा है उनका निकट संबंध कलीम सिद्दीकी से भी है। लखनऊ से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, जो शक व शुबहा जाहिर किए जा रहे थे वो सही साबित हुए हैं और जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है जबरन मजहब तब्दीली और उमर गौतम से लिंक बताए जा रहे हैं मौलाना के। देखिए मुनज़्ज़ा, जाहिर है कि जो कुछ भी हुकूमत के इक़दाम हैं उन पर कोई तनकीद और तफसील की गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन जिस अंदाज से समाजी सतह पर रद्दमल सामने आ रहा है उससे लोगों में एक तशवीश का माहौल जरूर है और लोगों का मानना यह है कि ये सारी कार्रवाइयाँ कहीं ना कहीं तो सही होते हुए भी इसके पीछे इलेक्शन लोग देख रहे हैं। उनका मानना है कि मौजूदा समाज का जो मंजरनामा है उसमें ऐसी गुंजाइश ही नहीं है कि किसी को जबरदस्ती आप
किसी का मजहब तब्दील करा सकते हैं। बहुत से उलमाए किराम से हमारी कई मसालिक के उलमाए किराम से बात हुई, कई जानकारों से बात हुई, तो सबने यही कहा है कि देखिए जो अदालत की कार्रवाई पर तो कोई तनकीद व तबसरा नहीं है, लेकिन हुकूमत जो कार्रवाई कर रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसे जज्बे कान फरमा है जो इलेक्शन से जिनका ताल्लुक है। तो इलेक्शन में जाहिर दस्तक दे चुका है, तमाम सियासी जमातें अपने अपने तौर पर काम कर रही हैं और बीजेपी पे ये इल्जाम आयद किया जा रहा है कि बीजेपी अपने कदीम कदरों की तरफ, उन तमाम तर मराहिल की तरफ लौट रही है जिसके जरिए वो इक़्तिदार तक पहुंची थी पिछले इलेक्शन में। तो जाहिर है उसी का एक शाखाना इसको वो तस्वुर करते हैं। ताहम इतना जरूर है कि हक़ाइक़ क्या है या अदालत क्या फैसला करेगी इस गिरफ्तारी के बाद, अदालत में जो चाराजोई होगी, जो कार्रवाई होगी, उसके पेश नज़र क्या कुछ कहा जाएगा, किया जाएगा, क्या सबूत फराहम किए जाएंगे, क्या सबूत पेश किए जाएंगे मुनज़्ज़र, तो इस पर अभी नजर रखने की बात है, इसको देखने की बात है। तारिक कमर, इस मामले को लेकर के बुनियाद क्या बताई जा रही है, किस बेसिस पर ये केस दर्ज होते हैं और इस मामले को लेकर के आगे किस तरह से कार्रवाई होती है? देखिए, बुनियादी बात यही है कि जब हुकूमत का कोई भी अमला या मतलब इंतजामिया का कोई अमला या जो हमारी जिम्मेदार एजेंसियां हैं उनका कोई अमला जाहिर है कि अपनी पेशरफ्त करता है तो उस पर किसी भी तनकीद की गुंजाइश होती नहीं है, क्योंकि वो तहकीकी टीमें हैं, वो अपने तौर पर काम करती हैं, वो तमाम चीज़ें एकदम वाज़ेह भी नहीं की जाती हैं कि जिनकी बुनियाद पर वो गिरफ्तारी करते हैं, वो तमाम चीज़ें मंजर आम पर नहीं लाई जाती हैं जिनकी बुनियाद पर कार्रवाई की जाती है और ये तो चीज़ें तमाम अदालत के सामने ही पेश होती है। तो देखिए, बस जो कुछ बयान जारी कर दिए जाते हैं हुकूमत की सतह पर, इंतजामिया की सतह पर या तहकीकी एजेंसियों के जरिए, उन्हीं पर यकीन करना होता है और फिल वक्त का मंजरनामा यही है कि बड़े शक व शुबहात जाहिर किए गए हैं। अब देखना यही है कि किस अंदाज से मजीद पेशरफ्त होती है और क्या कुछ हकीकी अवामिल सामने आते हैं, क्या कुछ पेशरफ्त के नताइज बरामद होते हैं और जो मदारिस के लोग बिलखुसूस कलीम साहब से जुड़े हुए लोग हैं तो उनका क्या रद्द अमल है, वो किस अंदाज से पेशरफ्त करेंगे, क्या कुछ कहना है। तो देखिए, बहुत सारी बातें हैं, बहुत से शाखसाने हैं और इसके कई गोशे हैं जो बहुत अहम है, जिन पर नजर रखे हुए हैं। हम भी जैसे भी कुछ हकाइक सामने आते हैं अपने नाज़रीन तक जरूर पहुंचाएंगे मुनज़्ज़ा। और इस हवाले से पॉलिटिकल रिएक्शंस किस तरह के देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था एक ट्वीट अमानतुल्लाह खान ने भी किया था। देखिए, रिएक्शन मैंने बताया कि जो मजहबी तबके के रिएक्शन है वो बिल्कुल मतलब इस गिरफ्तारी के खिलाफ है। उनका मानना यही है कि ये गिरफ्तारियां जो की जा रही हैं एक मखसूस मजहब के लोगों को बल्कि साफ साफ लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को परेशान करने के लिए, उनका इस्तेसाल करने के लिए, उनको ज़हनी अज़ियत पहुंचाने के लिए सब किया जा रहा है। दानिश्वर जो तबका है वो ये कहता है कि इन गिरफ्तारियों के पस मंजर में क्या है, इसकी बाकायदा तहकीक इंसाफ की सतह पर होनी चाहिए, मुंसिफाना तहकीक होनी चाहिए। और देखिए, गवर्नमेंट के लोग हैं वो ये कहते हैं कि गिरफ्तारी बिल्कुल माकूल है और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। तो देखिए, मुख्तलिफ शोबे हैं जिनकी जानिब से मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। तो अब यही है कि किस अंदाज की मजीद कार्रवाइयाँ की जाती हैं, क्या कुछ नताइज बरामद होते हैं मुनज़्ज़ा। बिल्कुल तारिक कमर, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी की आखिरी रस्मात की अदायगी के लिए संगम रवानगी हो चुकी है। काफिले के साथ सैकड़ों अफराद शामिल है। महंत नरेंद्र गिरी को बागंबरी मठ के बागीचे में समाधि दी जाएगी। महंत गिरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सांस रुकने की वजह से मौत बताई गई है, जो कि खुदकुशी की तरफ इशारा करता है। वाज़ेह है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी की पीर को मशकूक हालत में मौत हो गई थी। महंत नरेंद्र गिरी की लाश प्रयागराज में उनके बागंबरी मठ में लटकी हुई पाई गई थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। खुदकुशी नोट में उन्होंने आनंद गिरी, आदित्य तिवारी और संदीप तिवारी को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इस मामले में एक SIT तश्कील दी है। इस मामले में अब तक आनंद गिरी और आदित्य तिवारी को गिरफ्तार किया जा चुका है। महंत नरेंद्र गिरी की अंतिम यात्रा, शव यात्रा प्रयागराज की सड़कों से निकल रही। आप देख सकते हैं कि उनका शव जिस वाहन में रखा हुआ है, एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है महंत नरेंद्र गिरी का, फूलों से सजाया गया है इस वाहन को और सड़क के दोनों तरफ आप देख सकते हैं भारी भीड़ लगी हुई है। उनके भक्त हैं, उनके जो अनुयायी हैं वो अपनी श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग, हम खुद रास्ते में देख रहे हैं, लोग हाथ जोड़े खड़े हुए हैं और अपने जो भावनाएं हैं वो उसको प्रकट कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, देखिए मेरे दाएं तरफ देखिए तमाम लोग हाथों में फूल मालाएं लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर
वो अपने श्रद्धा सुमन, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जगह जगह प्रयागराज में ऐसे ही नजारे देखने को मिल रहे हैं, जहां पर महंत नरेंद्र गिरी के भक्त, अनुयायी, शिष्य, उनको मानने वाले लोग सड़क पर आए हुए हैं और अपनी श्रद्धांजलि दिखा रहे हैं, आप अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 प्रयागराज। श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम उत्तू ने हजरतबल में एक अवामी रैली में शिरकत की और अवाम से खिताब भी किया। इस रोड शो में हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। जुनैद अजीम उत्तू ने इस रैली को तारीखी करार दिया है और ट्वीट करते हुए इसे सबसे बड़ी अवामी रैली बताया है। इस दौरान जुनैद अजीम उत्तू ने लोगों से मुलाकात की और लोगों के बेपनाह प्यार और वालहाना जज्बे पर उनका शुक्रिया अदा भी किया। जुनैद अजीम उत्तू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका। जुनैद साहब, ये बताएं कि काफी अरसे से कश्मीर में इस तरह की रैली देखने को नहीं मिली और आपकी रैली को रिस्पांस भी जिस तरह से मिला है, उससे क्या समझा जाए कि कश्मीर की आवाम अब तैयार है पॉलिटिकल सरगर्मियां शुरू करने के लिए? देखिए, पॉलिटिकल सरगर्मियां ही नहीं, मेरी अगर आप इस रैली की बात करें तो सबसे बड़ी इसकी इंडिकेशन ये है कि एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए यहाँ के लोग कितना तैयार हैं। जिन श्रीनगर की मैं आपको बात बोलूं, 70 साल जिनने श्रीनगर में हुकूमत की, राज किया और मल्टीपल टाइम्स एमएलएज बनाए, फिर आगे एक हेरिडिटरी सिस्टम बनाया, चीफ मिनिस्टर्स यहाँ रहे, उन्हें इलेक्शन लड़ा। श्रीनगर शहर की मैं आपको एज द मेयर ऑफ श्रीनगर, एज अ सिटीजन ऑफ श्रीनगर बात करूं कि श्रीनगर के शहर के लोगों के साथ जितना इस्तेसाल हुआ है, उनको गवर्नेंस से जितना डिप्राइव किया गया है, अगर उसका सच में खुलासा किया जाए तो जो यहाँ पे हुक्मरान थे उनके लिए इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं है। और इसीलिए जो आपने कल जज्बा देखा, जोश देखा, वो इसी चीज की अक्कासी करता है कि जो हमने आउटरीच किया है, मेरा जो एफर्ट सिंगुलरली रहा है, कि यहाँ के लोगों के साथ कनेक्ट हो सके, यूथ के साथ कनेक्ट हो सके और उनके डे टू डे जो इश्यूज हैं उन पे फोकस कर सके और उनको एक डिग्निटी ऑफ लाइफ दी जाए, उनको पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में इन्वॉल्व किया जाए। है तो देखिए, नॉर्मली इवन द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम राइट नाउ वो भी बहुत मुश्किल कर देता है इस चीज को कि हम लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर सके, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ लोगों का जो उन्हें कल प्यार और मोहब्बत और शफकत दिखाई। मेरा मानना है कि श्रीनगर में ऐसा जलसा, ऐसा जोश मैंने खासकर रिसेंट टाइम्स में नहीं देखा है और मुझे लगता है काफी टाइम बाद हुआ है। लोग चाहते हैं कि एक सियासी पेशकश हो, एक लोगों की चुनी हुई सरकार, उनके नुमाइंदे आए, ताकि मैं अभी भी लोगों का नुमाइंदा हूं, मैं उस वार्ड से इलेक्टेड हूं जहां ये हुआ, उनका काउंसलर हूं, मेयर हूं उनका, लेकिन ओवरऑल एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो। मुझे लगता है लोग तंग आ गए हैं और लोगों की भी ये एक ख्वाहिश है कि वो इन्वॉल्व हो अपने मसले हल करने में, अपने नुमाइंदे चुनने में। जी बिल्कुल जुनैद साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लोग इन्वॉल्व होना चाहते हैं और आपकी कोशिश भी यही है कि लोगों को जो है इन्वॉल्व किया जाए, वहीं ये बताएं कि अपनी पार्टी जो है रिलेटिवली अगर हम देखें तो नई पार्टी है, लेकिन लोग जो है ज्वाइन कर रहे हैं अपनी पार्टी को। ऐसे में आप क्या समझते हैं कि ग्रास रूट जो लेवल है उस पर क्या लोग ज्वाइन कर रहे हैं, क्या अपनी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये वो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स जो जहां होती थी, जज्बातों की बुनियाद पे लोगों को भटकाया जाता था, जो चीजें सियासतदानों के हाथ में नहीं थी, उन झूठे वादों पे, उस एक खौफ पे, कभी कभी फेयर साइकोसिस पे लोगों से वोट मांगा जाता था। मेन स्ट्रीम का, मेरा जाती भी मानना है और हमारी तंजीम का भी मानना है कि मेन स्ट्रीम का जो बुनियादी एक रोल है वो गवर्नेंस को ऑफर करना है। एक रोजमर्रा की जिंदगी एक शहरी की, नौजवान की बेहतर कैसे हो, रोजगार के जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो मैसर कैसे हो, एक लाइफ में डिग्निटी उनकी कैसे हो, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कैसे बने, इनका रोल, हमारा रोल वही है। और हमने बड़ा फ्रॉम द स्टार्ट बड़ा क्लियरली, विदाउट एनी एम्बिग्विटी या किसी कंफ्यूजन के बगैर बताया है कि हमारा रोल
लोगों की रोजमर्रा जिंदगी को बेहतर करने का है, नौजवानों को रोजगार मैसर करने का है और श्रीनगर, कश्मीर, जम्मू और कश्मीर तरक्की की राह पे फिर से गामजन हो। हमारा बुनियादी रोल यही है। जी बिल्कुल जुनैद साहब, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लोगों से जुड़ने की कोशिशें लगातार जारी है, जो इलेक्शंस है उनकी अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई है, ऐसे में तो क्या शिव समझान की इलेक्शंस में अपनी पार्टी की परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह की रहेगी? देखिए वो तो इलेक्शंस में ही इंशाल्लाह ताला जो हमें कामयाबी मिलेगी उसका जवाब तो वही होगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला हम उभर के आएंगे, हम हुकूमत भी बनाएंगे और अल्लाह ताला हमें लोगों की खिदमत करने का मौका भी देंगे। जुनैद अजीम मत्तू साहब, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल डिफेंस एकेडमी के दाखिला इम्तहान में खवातीन की शिरकत के मामले पर इम्तहान को मुलतवी करने के मरकज के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खवातीन को 14 नवंबर को होने वाले इम्तहान में शिरकत की इजाज़त होगी। समाअत के दौरान अदालत ने कहा, मुसल्लह अफवाज हंगामी हालात से निमटने के लिए बेहतरीन टीम है और तवक्का है कि NDA में खवातीन की शमूलियत की राह हमवार करने के लिए ज़रूरी इंतजाम किए जाएंगे। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मरकज़ के हलफनामे से जाहिर होता है कि दाखिले को 1 साल के लिए मौखर करना चाहते हैं। इस पर मरकज़ी हुकूमत ने कहा कि ऐसा नहीं है, हमें इंतजाम करने में कुछ वक्त लगेगा, इसके लिए हमें वक्त चाहिए। जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको इंतजाम करने के लिए 6 माह दे सकते हैं। मरकज़ी हुकूमत ने हलफनामे में कहा था कि मई 2022 तक NDA में खवातीन उम्मीदवारों के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने अदालत से दरख्वास्त की कि वो खवातीन उम्मीदवार को अगले साल इम्तहान में शिरकत की इजाज़त दे और न कि इस सेशन में, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड का आज यौम तासीस है, लेकिन मदरसा बोर्ड में किसी तकरीब का इनकाद नहीं किया गया है। यही नहीं, बोर्ड में 2018 से न तो कोई कमेटी है और ना ही किसी चेयरमैन का तकर्रुर किया गया है। हालांकि इस बीच 15 माह की कमलात हुकूमत भी रही है और मार्च 2020 से शिवराज सिंह हुकूमत में भी मदरसा बोर्ड के मसाइल को हल करने की कोशिश नहीं की गई है। रियासत के मदरसा असातिज़ा हुकूमत की अदम तवज्जुही से गुज़िश्ता 5 सालों से तनख्वाहों से महरूम है। मदरसा बोर्ड के यौम तासीस को सरकार भूली। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम जुड़ चुके हैं। मदरसे के हवाले से जिस तरह का रवैया कमलात हुकूमत की बात करें या शिवराज हुकूमत की बात करें, सेम ही देखने को मिलता है मेहताब आलम। मुनज़्ज़ा यकीनी तौर पर दोनों सरकारों, चाहे हम कमलनाथ हुकूमत की बात करें या शिवराज हुकूमत की, दोनों का रवैया एक ही है। और मदरसा बोर्ड के जो शिक्षक हैं, जो असातिज़ा हैं, उनको 5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया और अभी तक तनख्वाह नहीं मिली है। इस वक्त हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि मदरसा बोर्ड की ये बिल्डिंग है, आज यौम तासीस है, लेकिन किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम मुनक्किद नहीं किया गया। हमारे साथ जो है मदरसा जो है कल्याण संघ के जो है जिम्मेदारान यहाँ पर मौजूद, उनसे जानते हैं कि आज का दिन जहाँ पर हर साल तकरीब होती थी, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो क्या मुश्किलात आप लोगों की क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह आज मदरसा बोर्ड को कायम हुए 22 साल हो चुके हैं। 22 सितंबर 2098 में ये कायम हुआ था और जब कायम हुआ उसके बाद दिन ब दिन ये अपने उरूज पर पहुंचता गया, आगे कामयाबी को सफ़र तय करता गया। लेकिन पिछले 5-6 सालों से कोई न बड़ा प्रोग्राम हो पा रहा है और आज तो मदरसा बोर्ड के हम बाहर खड़े हुए हैं। सूना पड़ा हुआ है मदरसा बोर्ड, जहां 10-10 हज़ार लोगों के 20-20 हज़ार लोगों के प्रोग्राम हुआ करते थे। आज 20 लोगों का कोई प्रोग्राम नहीं हो पा रहा है। प्रोग्राम भी नहीं, और फिर कोरोना कहर में जहाँ सबके एग्जाम हो रहे हैं, एडमिशन हो रहे हैं, मदरसा बोर्ड में आप लोगों के स्टूडेंट के एग्जाम भी नहीं हुआ। इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, मदरसा बोर्ड बताएगा इस बारे में। और राज्य ओपन के सहयोग से मदरसा बोर्ड एग्जाम लेता है। आपकी मुश्किलात क्या है? सबसे पहले मुश्किलात गिरानी 5 सालों से, तो मदरसा कैसे चलाएं, मदरसा टीचरों को पेमेंट कैसे दें, मदरसा कैसे चलाएं? आप लोगों को 5.5 साल हो गए, तनख्वाहें नहीं मिली। साहब 5.5 साल हो गए, ना तो स्टेट गवर्नमेंट ध्यान दे रही है और ना सेंट्रल गवर्नमेंट। और मदरसा बोर्ड का यह हाल है साहब कि जब कायम हुआ था तो उरूज पे था, आज देखिए सन्नाटा पड़ा हुआ है, कोई नहीं दिख रहा उधर। आए समझ में, ना मदरसा बोर्ड के थ्रू बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं, ना असातिज़ा को कोई तनख्वाह मिल रही है, ना नजराना मिल रहा है। हाँ, सारे के सारे लोग परेशान और हैरान हैं।
मैं गुजारिश करूंगा आपके टीवी के माध्यम से माननीय हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हम लोगों पर तवज्जो फरमाएं। जो 40% आपको देना है आप इनायत फरमा दें और 60% जो भारत सरकार को देना है उससे भी कहूंगा यहीं से कि आप दें, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक सारी की सारी कोशिशें नाकाम जा रही हैं। सारी कोशिश आप लोगों की नाकाम, आप लोगों को अदालत की तरफ भी रुजू करने वाले? जी, अदालत में इंदौर हाई कोर्ट में हमारा केस रजिस्टर्ड है। 15 सितंबर के बाद उसकी पेशी थी जो आगे बढ़ गई है और अभी अदालत से भी उम्मीद ये है कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा। और बहुत ज़्यादा असातिज़ा हमारे परेशान हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं। बच्चों को आज की तारीख तक किताबें नहीं मिली हैं। ये एक जब ना असातिज़ा को तनख्वाह मिल रही ना बच्चों को किताबें मिल रही, तो मदरसे चलाने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो रही है। पुरानी किताबों से पढ़ाया जा रहा है। कितने मदरसे हैं जिनके असातिज़ा को जो है तनख्वाह नहीं मिल रही? 1785 मदरसे हैं और 5000 टीचर हैं जिनको 5 साल से तनख्वाह नहीं मिली है। बिल्कुल मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया और आपके साथ जुड़े मेहमानों का भी बेहद शुक्रिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज क्वाड समिट में शिरकत के लिए अमरीका रवाना हुए। उनके हमरा वज़ीर ख़ारजा, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल समेत एक आला सतही वफ्द भी रवाना हुआ। सेक्रेटरी ख़ारजा के मुताबिक पीएम मोदी के दौरे में अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ मुलाकात, क्वाड लीडरों के साथ मीटिंग और UNGA में शिरकत का प्रोग्राम है। पीएम मोदी के अलावा 100 ममालिक के सरबराह भी इस अहम मीटिंग में शिरकत के लिए अमरीका आ रहे हैं। वज़ीर आज़म के शेड्यूल के मुताबिक वो आज रात वाशिंगटन DC पहुंचेंगे और अगली सुबह अमरीका के आला CEOs से मुलाकात करेंगे। अमरीका के आला ताजरों के साथ पै दर पै मुलाकातों के बाद पीएम मोदी 23 सितंबर को अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 4 दिनों के दौरे पर अमेरिका रवाना हो चुके हैं और ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी की 3 अहम बैठकें होने वाली है। सबसे पहली बैठक उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से होगी, जो कि पहली बैठक होगी जब से वो राष्ट्रपति चुने गए हैं और इस बैठक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सीमा पर आतंकवाद पर चर्चा होगी। दूसरी बड़ी बैठक क्वाड की होने वाली है जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल होंगे और जाहिर तौर पर चीन पर नजर रखने के लिए ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरी बड़ी बैठक जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत है UNGA, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। और पीएम मोदी ने अपने डिपार्चर स्टेटमेंट में भी ये बात कही है कि इस मंच से न सिर्फ कोविड-19 बल्कि सीमा पर आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज और कई अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करेंगे। अगर इस दौरे की बात करें तो जाहिर तौर पर पिछले 6 महीनों में ये पहला बड़ा विदेश दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का और इस दौरे पर सबसे महत्वपूर्ण बात होगी अफगानिस्तान में नई सरकार की और उस पर क्या रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए या नहीं। इस पर भी प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत होगी, अमेरिका के साथ भी, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी और वहीं जापान के साथ भी। तो जाहिर तौर पर न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि सीमा पर आतंकवाद और आतंकवाद का जो मुद्दा है उसको प्रधानमंत्री मोदी तमाम मंचों से जरूर उठाएंगे। कैमरा पर्सन अंकित के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बरतानिया ने कोविशील्ड के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। बरतानिया ने ताज़ा सफरी एडवाइजरी जारी की जिसमें कोविशील्ड के इस्तेमाल को बरतानिया ने मंजूरी दे दी है। कोविशील्ड की मंजूरी पर अदार पूनावाला ने खुशी का इजहार किया है। बरतानिया ने ताज़ा सफरी एडवाइजरी जारी की है जिसमें कोविशील्ड के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। इस मंजूरी के हवाले से अदार पूनावाला ने खुशी का इजहार किया है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।